हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं HP टेट फिजिक्स के लिए चैप्टर 5th एंड चैप्टर 6 के क्वेश्चंस। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन एस्पायरेंट के साथ बात करना चाहती हूँ जो काफ़ी टाइम से HP टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं बट किसी रीज़न की वजह से उनका क्लियर नहीं हो पा रहा। तो उनको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीमोटिवेशन से क्या होगा, एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल ही इंक्रीज़ होगा। इससे कोई पॉजिटिव फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि कोई दूसरा बच्चा है उसका एक बार में क्लियर हो गया, मेरा नहीं हो पा रहा। एज ए टीचर आपको पता है हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वी आर ऑल इंडिविजुअल पीपल। तो अब जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो हम सारे लोग सेम चीज़ें अचीव नहीं कर सकते एट द सेम टाइम। ठीक है, किसी के साथ कुछ लक होता है, किसी कुछ स्पीड वैसी होती है कि वो जल्दी से चीज़ों को ग्रैस्प कर लेता है, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो उस टाइम पे आपने बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना कि उसका क्लियर हो गया और मेरा नहीं हुआ है। जब भी आपका पेपर आता है आपने उससे इमीडिएट पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है। आपको क्या करना होगा, डेली बेसिस पे अपने छोटे छोटे गोल्स सेट कर लेने हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा फ़ायदा कि जब आप उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करोगे तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। और जब आपको चीज़ें आने लगेंगी तो आप उन लेवल्स को, उन गोल्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इससे कभी भी आप में डीमोटिवेशन नहीं आएगा। छोटे छोटे गोल्स अचीव करने से हमेशा हम क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और मोटिवेट रहते हैं। ठीक है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अपना एक डेली बेसिस पे गोल बना लो कि मुझे जैसे इतने क्वेश्चंस करने हैं या ये टॉपिक करना है तो मुझे करना ही है, चाहे कम करना है बट रेगुलर बेसिस पे करना है। बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की। ये सिर्फ आपके लिए अप्लाई नहीं होता, ये हर एक पर्सन के लिए, हर एक प्रोफेशन के लिए ये चीज़ अप्लाई होती है। तो चलो अब ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन मैथमेटिकल फॉर्म कैन बी रिटन एज। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट था लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड में इन्होंने बोला कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी रिएक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ के बारे में बात हो रही है और ये हमारे पास सेकेंड लॉ आ गया, जो बाद में क्या बन जाता है हमें पता है। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। मास तो हमारा क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, कहीं पे भी हो जाए, और वेलोसिटी तो चेंज हो जाती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अब क्या आ जाता है, हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है। तो इसी से ये जो हमारा फॉर्म है F इज इक्वल टू एम में, ये भी बन जाता है इसी से। क्लियर ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी विद 5 kg ऑफ मास एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास क्या दे रखा है, आपके पास मास दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है और फोर्स निकालनी है। तो जो अभी अभी हमने फॉर्मूला ड्रॉ किया F इज इक्वल टू एम में, यहीं से हमारे पास आंसर निकल आ जाएगा 35। और फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। तो 35 न्यूटन हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू। अब ये जो न्यूटन की यूनिट है ये किसके इक्विवेलेंट होती है, तो इसे भी हम सेम इसी से ड्रॉ कर सकते हैं। मास की केजी आ जाएगी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ए आ गया। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक चीज़ आती है उसी से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप याद रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है रट्टा मारना पॉसिबल नहीं होता है इतना ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें आपने थोड़ा सेंस लगा के भी करनी है। नेक्स्ट है, ए ड्राइवर हिट्स ए लाइट पोल विद ए फोर्स 100 न्यूटन, व्हाट फोर्स डज द कार एक्सपीरियंस। एक ड्राइवर है, कार में बैठा होगा, ऑब्वियसली कार चला रहा होगा, और उसने किसी लाइट पोल से हिट कर दिया उसको, तो जो कार है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, तो वो भी उतनी ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगी जितना कि उसने जब वो लाइट पोल से हिट किया उतनी फोर्स के साथ ही। तो 100 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। ये कहाँ से है हमारा, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है। नेक्स्ट है, टू बॉडीज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटीज। दो बॉडी हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, कोलाइड विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं वो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कंजर्व्ड। तो इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कंजर्व्ड रहेंगी। तो वेलोसिटी जब सेम दे दी है तो इसमें से जो मोमेंटम है वो हमारा क्या रहने वाला है, कंजर्व्ड रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, a variable mass body with an initial mass of 5 kg is moving with the velocity of 5 meter per second initially.
आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी इंक्रीजेज टू 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द न्यू मास इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। अब जब भी एब्सेंस है किसी एक्सटर्नल फोर्स की, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लगा सकते हैं। m1 हमारे पास 5 kg दे रखा है, v1 भी हमारे पास 5 है, m2 हमें फाइंड आउट करना है और v2 हमारे पास 10 दे रखा है ना। तो ये कितना आ गया 25 और अपॉन ये 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5। ठीक है, देख लेते हैं आंसर है या नहीं। हाँ, 2.5 kg हमारे पास है आंसर, सिंपली उसे पुट करके हमने निकाल लिया। नेक्स्ट है नो वर्क इज़ डन इफ़, कोई भी वर्क नहीं होगा कब। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अगर निकाल दें तो ये क्या आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। एफ फोर्स है, एस यहाँ डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप डी भी लिख सकते हो। तो यार अगर जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए, मतलब ये ज़ीरो हो जाए, तो वर्क डन ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा, फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तब भी ये ज़ीरो हो जाएगा। और आपको पता है कॉस 90 डिग्री जो है वो भी क्या होता है, ज़ीरो होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ जाएं तब भी ये ज़ीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने पर भी वर्क डन ज़ीरो, फोर्स पे भी ज़ीरो, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तब भी ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ई फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या आ जाता है आपका, आफ्टर द कोलिजन रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी, जिसे v2 मान लेते हैं, एंड अपॉन इनिशियल वेलोसिटी v1 मान लेते हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। तो फॉर अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ये कितना होगा, ज़ीरो होगा, और अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये 1 हो जाता है आपका। ठीक है, याद रख लेना ये। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एनर्जीज। एनर्जी की कई यूनिट्स हैं, किलोवाट आवर भी है, जूल भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। अगर आपने मेरी वर्क एनर्जी एंड पावर वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बताया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा छोटे से जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्पफुल हो जाता है। इसके अलावा वॉट सेकेंड भी है, यहाँ पे भी बता देती हूँ स्टिल, वॉट सेकेंड भी इसकी यूनिट आती है एनर्जी की, और अर्ज भी आती है। इन तीन के साथ ये दो भी आपने याद रख लेनी है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट है 4 पार्टिकल्स गिवन, 4 पार्टिकल दिए हैं, हैव सेम मोमेंटम, जिनका मोमेंटम है जो है वो सेम है, विच हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें वो कितनी होती है, p²/2m, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है। तो इसमें मोमेंटम तो बोल दिया सभी का सेम है, तो अब किस पे डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ डिपेंड करेगी अब मास पे, और काइनेटिक एनर्जी और मास एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस पार्टिकल का मास सबसे कम होगा उसी की उसी की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो इन चारों में जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास सबसे कम है, मिनिमम है, तो इसीलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्लियर। नेक्स्ट है इफ़ 2 पार्टिकल्स आर ब्रॉट नियर वन अनदर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल। अब अगर 2 पार्टिकल को हम एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो इस केस में आपने क्या याद रखना है, इस केस में आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 2 पार्टिकल्स के डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी यू से भी उसे डिनोट कर सकते हो, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स। तो बोला जब 2 पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो जब डिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी हैविंग 7 kg ऑफ मास मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, covers a vertical height of 8.75 meter. What is the work done by the moving force in joules? वर्क डन के लिए इसमें क्या करना है आपने, आप चाहो तो पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला लगा सकते हो, बट यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है हमारी कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर होना चाहिए, आपका टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो चेंज होगा
उसके बराबर होगी। तो इस केस में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ही फॉलो करेगी, तो वो कितना होगा, वो कांस्टेंट होगा, नो चेंज होगा, मतलब ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब वर्क डन भी यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो होगा। आप चाहो तो ये सारा कुछ वैल्यूज़ पुट करके काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल के फिर टोटल वर्क डन निकाल के ऐसे भी निकाल सकते हो, बट बहुत लेंथी हो जाता है इससे आपका। तो इसका सीधा सा ही आंसर आपने याद रखना है ऐसे वाले केसेस में, भले ही आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग वैल्यूज दे रखी हो, ज़ीरो होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेंडुलम ऑफ मास 2 kg गिवन एन एनर्जी ऑफ 200 जूल, देन द मैक्सिमम हाइट इट विल रीच इज। अब यहाँ पे बोला है मास दे रखा है और एनर्जी दे रखी है, मैक्सिमम हाइट ये कितनी रीच करेगा। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला हम निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारी किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होगी। 1 मिनट अच्छा, इसमें मास दिया है हमारे पास और हमारे पास एनर्जी दे रखी है, मास इज 2 kg गिवन एन एनर्जी, ये एनर्जी है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी ही है वैसे तो ये 200 जूल। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 200 जूल दे रखी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, mgh होगा, h हमें यहाँ से निकालना है। m की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, g की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10 ले सकते हैं हम, 9.8 भी ले सकते हो, ठीक है, जो भी ऑप्शन में मिल जाए हमें आंसर। तो पोटेंशियल एनर्जी 200, ये 20 अपॉन कर दिया, आंसर हमारे पास हाइट 10 मीटर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो क्यों लिया पोटेंशियल एनर्जी, चलो जिसको नहीं पता वो भी बता देती हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए लिया क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जब आप रीच करता है तो वहाँ पे पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी, ठीक है। बीच जैसे में दोनों ही होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, और यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है आपका या ग्राउंड पे, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। जो एनसीईआरटी का आपका चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर वाला, उसमें ये चीज़ दे रखी है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, पढ़ना हो अगर, क्लियर। तो यहाँ पे राइट आंसर 10 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज व्हेन द कंप्रेशन डिस्टेंस इज डबल्ड इन ए स्प्रिंग ओबेइंग हुक्स लॉ। तो इस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला हमने लगाना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज ही पूछा है कि उसमें क्या इंक्रीज होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आ जाती है हाफ के डी स्क्वायर, जो के है वो कांस्टेंट है, डी हमारा स्क्वायर ऑफ कंप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि इस कंप्रेशन डिस्टेंस को अगर डबल कर दें, मतलब इसको मैं 2 गुना बढ़ा दूँ, तो ये कितना बढ़ जाएगा, टोटल 4 गुना, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। ये वाला फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि जो ऐसे कुछ भी नोट्स आते हैं उनको प्लीज़ राइट डाउन कर लिया करो, क्योंकि लास्ट में वो याद नहीं रहने वाले सारे एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पोर्टर लिफ्ट ए लगेज ऑफ 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. The work done by him on the luggage will be. उसके द्वारा जो लगेज पे काम हुआ वो कितना होगा। तो यहाँ पे 8 नहीं, जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया है, मास 15 kg, हाइट दी है 1.5 मीटर, है ना, यही दे रखा है, हाँ, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी तो दे ही रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पिछले वाले लेक्चर्स में भी मैंने ये चीज़ आपको कराई है, mgh आ जाएगा, m 15 हो गया, g की वैल्यू 10 हो गई, हाइट 1.5 मीटर हो गई, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 225 जूल आ जाएगा। एक बार मास की कैलकुलेशन करके देख लेना, फार्मूला यही लगेगा, बट कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, 15 × 15 यही आना होगा, ठीक है, वो चेक कर लेना एक बार। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये आपको याद रखना है, क्लियर ये चीज़। तो आज के लिए बस यही क्वेश्चन थे हमारे पास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर देखते हैं अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक भी ज़रूर कर दें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।